हाँ दोस्तों, मेरी कुछ क्लासेज आपके सामने आई थी और कई विद्यार्थियों का ये मन था कि पंचायती राज से रिलेटेड टॉपिक पर बात की जाए। एक दो टॉप विद्यार्थी ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन पर बात की जाए। एक विद्यार्थी ये भी था जिसने ये कहा कि कल जो एक एग्रीकल्चर लैंड बिल पास हुआ है, जो अधिनियम विधेयक जो लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, जो विवाद चल रहा है उस पर बात की जाए। मैं हर टॉपिक पर बात करूंगा आपसे और बहुत आराम से। मैं चाह रहा हूं कि इस टॉपिक की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस पर पहले बात की जाए। और ऐसा ही एक हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम होंगे, कई विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो देंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि पहले अपन थोड़ी सी बात पंचायती राज व्यवस्था पर कर लें कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और ये सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। हम इस पर आज बात करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास मेरी जो रहेगी पंचायती राज की, ये पंचायती राज वास्तव में तीन प्रकार से हमारे सामने तीन क्लासेज में आएगा। सबसे पहले मैं पंचायती राज में जो आपसे बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं पंचायती राज की हिस्ट्री के बारे में। पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगा कैसी है। उसके बाद में मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें किस प्रकार के प्रावधान है। और तीसरी बात मेरी रहेगी वो इसमें ये रहेगी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यानी राजस्थान के अंदर और अलग स्टेट में, कुछ ऐसे स्टेट जहां पर पंचायती राज व्यवस्था अलग तरीके से काम करती है, वहां किस प्रकार से काम करती है। इसलिए मैं एक टॉपिक ये लूंगा राजस्थान से रिलेटेड पंचायती राज व्यवस्था का, और एक टॉपिक मेरा रहेगा जनजाति क्षेत्रों के अंदर, यानी 5th शेड्यूल के अंदर जो स्टेट हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, अपने जो एरिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का एरिया है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो कानून चलता है जिसको अपन पेशा कानून कहते हैं, तो हम एक पेशा एक्ट की बात करूंगा। पेशा एक्ट 1990 के भी आपसे बात करूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है, इनसे रिलेटेड मेरी बातें आपसे रहेगी। सबसे पहले पंचायती राज से रिलेटेड मैं आपसे बात करूं, इससे पहले कुछ बातें आप मेरे से समझ लीजिए कि है क्या। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ऊपर काम करने वाली सरकार का नाम है संघ सरकार। ये हमारी संघ की सरकार है। उसके नीचे सरकार है राज्य सरकार, या मैं आपसे कहूं प्रांतीय सरकार। संविधान के हिसाब से बात करें तो राज्य सरकार कहें। और इसके बाद विद्यार्थियों आती है स्थानीय सरकार या ग्रास रूट गवर्नमेंट। सबसे नीचे लेवल पर जो काम करने वाली सरकारें हैं, यानी स्थानीय सरकार। ये तीनों लिखने का मूल उद्देश्य यह है कि आप अच्छी तरीके से यह समझना बहुत जरूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच तो काम करने का तरीका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवीजन ऑफ पावर है, यहां शक्तियों का विभाजन है। क्लियर बात है, क्योंकि हिंदुस्तान, हमारे देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, भारत एक यूनियन है और यूनियन के अंदर शक्ति विभाजन होना जरूरी है। क्लियर है। तो प्रांतों और राज्यों के बीच, प्रांतों और संघ के बीच में शक्ति विभाजन है ये इस पर। और ये शक्ति विभाजन जो है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं। एक को हम संघ सूची, दूसरी सूची को हम राज्य सूची, और तीसरी सूची को अपन समवर्ती सूची कहते हैं। इनके आधार पर ये काम करते हैं। आगे मैं इससे रिलेटेड यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट और यूनियन रिलेशंस की बात करूंगा, तब इस पर बात करूंगा मैं आपसे कि शेड्यूल के अंदर किस प्रकार से काम कर रहा है। 7 शेड्यूल की बात करेंगे। अब एक बात यहां जरूरी, बहुत ही जरूरी टॉपिक यह है कि यहां जो सरकार है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, इनके बीच में शक्ति विभाजन पर आधारित ये काम नहीं करता। यहां शक्ति का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। यहां क्या है? शक्ति की केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण और विभाजन में क्या मतलब अंतर है, एक समझ लीजिए। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, इस संविधान के हिसाब से है। कुछ अनन्य अधिकारिता राज्य की है, कुछ अनन्य अधिकारिता संघ की है,
और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि संघ उस पर कानून बनाता है तो वो मान्य होगा। समवर्ती सूची के मामले में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, विवाद हो जाए उस कुछ टेक्निकल और भी बातें हैं, हम आगे बात करें। मगर स्थानीय सरकार के पास वो पावर रहेंगे, स्थानीय सरकार के पास वो शक्ति रहेगी जो राज्य उसे प्रदान करता है, संविधान नहीं प्रदान करता। संविधान में आप कहोगे साहब कैसे नहीं करता, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए सब्जेक्ट ऐच्छिक हैं। राज्य वो शक्तियां स्थानीय सरकार को देगा कि नहीं देगा ये राज्य की मर्जी है। राज्य देना चाहेगा तो देगा, 29 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट देना चाहेगा तो देगा। नगर पालिकाओं के लिए 18 सब्जेक्ट है, उसमें से यदि राज्य सरकार चाहती है वो पावर इनको मिलेंगे, और राज्य सरकार नहीं चाहती है तो उनको पावर नहीं मिलेंगे। ये राज्य सरकार की मर्जी पर है, यानी यह शक्ति का विकेंद्रीकरण है। राज्य की मर्जी से शक्ति मिलेगी स्थानीय सरकारों को, अन्यथा नहीं मिलेगी। यानी ये जो सरकारें हैं ये वास्तव में राज्य सरकार के हिसाब से काम। और आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बात बता देता हूं, हमारे देश के अंदर ये स्थानीय सरकारें जो काम करती है ये कैसे काम करती है, एक सिंपल सी समझिए थोड़ा सा। स्थानीय स्वशासन इसके अंदर जो लोकल ग्रास रूट है, यहां पर दो प्रकार की व्यवस्था है, एक तो है नगरीय, नगर भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ संक्रमणशील क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे मैं नगर में बात बता दूं, एक होते हैं संक्रमणशील क्षेत्र, एक होते हैं छोटे नगर, और एक होते हैं बड़े नगर। दूसरा ग्रामीण, यहां जो सरकारें हैं नगरीय क्षेत्रों में उसको कहते हैं नगर पालिकाएं। बहुत अच्छी तरीके से बात ये ध्यान रखनी है, हमारे संविधान का भाग 9 क है वो नगर पालिकाएं उसका नाम है। म्युनिसिपलिटीज उसका नाम नगर निगम नगर परिषद जैसा नहीं है, म्युनिसिपलिटीज। और म्युनिसिपलिटीज की ये कैटेगरी है, जो संक्रमणशील क्षेत्र है उसमें नगर पालिका है, छोटे नगर हैं वहां नगर परिषद हैं, और जो बड़े नगर हैं उसमें नगर निगम है। अब ये किस आधार पर क्राइटेरिया तय होगा, किस प्रकार की व्यवस्था, ये बातें अपन अलग तरीके से करेंगे, क्या ये बात करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात यहां समझ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्थानीय स्वशासन काम कर रहा है वो कहलाता है पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाने वाला स्थानीय स्वशासन है, ग्रास रूट गवर्नमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों की। शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था को पंचायती राज नहीं कहते, उनको नगर पालिकाएं कहते हैं। ये पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पाया जाने वाला स्थानीय स्वशासन है, जिसको पंचायती राज कहते हैं। में कई बार पूछ लेते हैं पंचायती राज क्या है, स्थानीय स्वशासन कैसा, स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। एक आपको सिंपल सी बात और बता दें, इसके साथ विद्यार्थियों एक काम और है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि उन लोगों का राजनीति के प्रति इंटरेस्ट, राजनीति के प्रति रुझान, राजनीति के प्रति विश्वास, अभिवर्तियां जो उनकी है वो बहुत ही कम है। वो अपने आप में ये समझते हैं, अभी तो है हमारा राजनीतिकरण हुआ है, मगर स्टार्ट के अंदर लोगों का राजनीति अपने आप में गाली समझा जाता था, राजनीति करना अपने आप में नेगेटिव माना जाता था। और जनरली कोई आदमी ज्यादा ही बोलता है, पंचायती करता है, तो उसे लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। राजनीति एक नेगेटिव सेंस माना। आज के टाइम में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गांव की थड़ी पर बैठकर आदमी आराम से बात करता है, राजनीति के अंदर सत्ता परिवर्तन तक
की बातें करता है, अपना व्यू देता है, पूरी स्वतंत्र तरीके से वो अपनी समझ पैदा हुई है। और इस समझ का राजनीतिकरण करने में, राजनीतिकरण का मतलब होता है लोगों का राजनीति के प्रति रुझान जो है, स्वाद जो है, अभिवर्तियां जो हैं, वो जो डेवलप हुई है वो राजनीतिकरण कहलाती है। इसे कहते हैं राजनीति। सबसे पहली तो यानी मेरा कहने का मतलब पंचायती राज व्यवस्था क्यों अस्तित्व में आई? लोगों के राजनीतिकरण के लिए आई, राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए आई, लोगों को राजनीतिक सहभागिता के लिए आई। हमारी शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासन के अंदर जनता की सहभागिता के लिए आई। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और ये समझे कि ये व्यवस्थाएं हमारे बूते पर चल रही है, इसलिए ये व्यवस्था अस्तित्व में। ये एक प्रकार की राजनीतिक प्रशिक्षणशाला, ब्रांच ने लिखा है, ये ट्रेनिंग स्कूल है, लोकतंत्र की जो प्रशिक्षणशाला है, स्कूल है ये पंचायती राज। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी प्रॉब्लम है सामाजिक और आर्थिक विकास की। लोगों में आपसी सामाजिक सहयोग को बढ़ाना, आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं लोग, यानी दूसरा है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं है। इस सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सिस्टम अस्तित्व में आया जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारी व्यवस्था। क्या कहते हैं? सहकारिता या कोऑपरेटिव। इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों के राजनीतिकरण के लिए जो व्यवस्था है वो है पंचायती राज व्यवस्था, और जो लोगों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जो एक व्यवस्था अस्तित्व में आई है उसको हम कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं। आपको याद दिला देना चाहता हूं, याद रहे तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, सिंपल सी बातें मैं आपसे कह रहा हूं। क्या है कि कोऑपरेटिव सिस्टम जनरली ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं रहा। सब एक के लिए और एक सब के लिए का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और इसके जो जनक कहलाते हैं वो लॉर्ड ओवन कहलाते हैं। न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी एक इसकी किताब है, इसके अंदर पहली बार इसके जनक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं, जिसका नाम है लॉर्ड ओवन। ये किताब है, याद रखना, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए कि कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है। और आज हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। ऑफ सोसाइटी 1812 के अंदर ये किताब लिखी गई थी। और ब्रिटेन के अंदर, आप अच्छी तरीके से मैं बता दूं, लॉर्ड ओवन जो है काल्पनिक समाजशास्त्री कहलाता है, और इन्होंने समाजवादी कहलाता है। इन्होंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा जो गरीबी का कारण है, रोगों का कारण है, अज्ञानता का कारण है, इसका कारण है दरिद्रता। लोगों की यदि गरीबी दूर हो जाए तो अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगी, लोगों की बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है वो है लोगों को दरिद्रता को दूर करना। दरिद्रता सभी बीमारियों की जड़ है। और आपको बता देता हूं कि लॉर्ड ओवन ने उस समय की औद्योगिक क्रांति को मानव समाज के लिए एक वरदान माना था। उसने कहा था औद्योगिक जो क्रांति हो रही है, ये औद्योगिक क्रांति जो है ये एक प्रकार का मानव समाज के अंदर दरिद्रता को दूर करने में सबसे बड़ा सहयोग देगी। प्रशंसक था, और इसने अपनी किताब के अंदर न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी के अंदर ये बात कही। उन्होंने दो काल्पनिक, वास्तव में रियल प्रैक्टिकल भी किया उसने, मगर वो प्रैक्टिकल ज्यादा सफल नहीं रहा, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। विद्यार्थियों, ये तो दुनिया में कहलाते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर इस व्यवस्था को जन्म देने वाले थे, मद्रास के एक गवर्नर थे, नाम था फ्रेडरिक निकलसन। नाम आपने सुना है और नहीं सुना है तो मुझे नहीं पता, पर याद रखिएगा, नाम था फ्रेडरिक निकलसन। ये गवर्नर थे मद्रास स्टेट के, और उस समय इन्होंने मद्रास स्टेट का गवर्नर रहते हुए कोऑपरेटिव सिस्टम को हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ाया। और इसी सिस्टम के आधार पर विद्यार्थियों, एक हिंदुस्तान में 1904 के अंदर एडवर्ड लॉ समिति बनी, और एडवर्ड लॉ समिति के आधार पर हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप हुआ और कोऑपरेटिव कानून बने। मैं आगे आपसे बात करूंगा राजस्थान की भी, अजमेर में और भरतपुर में किस प्रकार से कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप हुआ ये भी बात करेंगे। मगर आपको जनरली ये समझना, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सिस्टम जो डेवलप किया गया उसको कोऑपरेटिव सिस्टम काम कहते हैं। इस कोऑपरेटिव सिस्टम का मूल उद्देश्य है सब एक के लिए और एक सब के लिए, ये सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं, और इसके जनक ही हैं। अब मैं आपको यहां एक सिंपल सी बात बता दूं
कि ये जो नगरीय सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर, पहले आपसे ये मैं आपको एक बहुत सिंपल बात है, नगरीय सिस्टम भी हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहला हमारा नगरीय रिवोल्यूशन या क्रांति मानते हैं हम, वो मानते हैं विद्यार्थियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। दूसरी नगरीय सभ्यताएं हमारे महाजनपद कालीन, आप जानते हैं वो सेकंड रिवोल्यूशन था नगरपन पे। परंतु नगरों के प्रशासन को लेकर ये कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट जो अस्तित्व में आया, ये वास्तव में अंग्रेजों के काल में ज्यादा डेवलप हुआ, एक सिस्टमेटिक तरीके से, लीगल तरीके से मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, ये हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यताएं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चौदड़ो, ये जो है ये कंप्लीटली एक मैच्योर, मैं वर्ल्ड की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके, साधारण लोगों द्वारा असाधारण तरीके की जो सभ्यताएं देखने को मिलती है, वो हमारी नगरीय सभ्यताएं, हिंदुस्तानी नगरीय सभ्यताओं में देखने। तो यहाँ जो डेवलप ये अस्तित्व में आया, ये वास्तव में मेयो प्रपोजल, आपने नाम सुना है या मेयो रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, मेयो के प्रस्ताव के तहत हिंदुस्तान में आगे बढ़ी। मेयो प्रस्ताव कह दूं या मेयो रिजोल्यूशन के नाम से, ध्यान रखना है से मेयो जो है हिंदुस्तान के, भारत के जब वायसराय हुआ करते थे उस समय मेयो के काल में 1870 में उन्होंने, ऐसा नहीं है कि पहले नगरीय सभ्य, यहाँ पर हमारे नगर पालिकाएं नहीं बनी थी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान में पहली नगर पालिका मद्रास है, 1687 के अंदर बना दी गई। राजस्थान के अंदर पहली नगर पालिका है वो माउंट आबू है, उसके बाद अजमेर में बनाई गई, आप जानते हैं। उसके बाद में ब्यावर में आई, उसके बाद जयपुर नगर पालिका बनी। यानी नगर पालिकाएं बहुत सारी हमारी म्यूनिसिपैलिटीज अस्तित्व में आई। परंतु मेयो का प्रपोजल यह था कि नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको उत्तरदायित्व दिया जाए, उनको शक्ति दी जाए, ताकि वो अपने स्तर पर अपने तरीके से उस व्यवस्था को डेवलप कर सके, चला सके। उनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाए, उन लोगों को ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जनता के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाए। ये जो मेयो प्रपोजल था इसमें था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ 1770 था मेयो भारत के वायसराय। अब ये दोनों टॉपिक पर मैं बात अलग से करूंगा, इस पर भी बात करूंगा मैं, नगरीय स्वशासन पर भी, और उस समय मैं टेक्निकली भी बात करूंगा कि किस प्रकार से ये डेवलप हुआ। कोऑपरेटिव सिस्टम पर भी मैं बात करूंगा, तब लॉर्ड ओवन से लगाकर निकलसन और उसके बाद हमारे देश के अंदर किस प्रकार से कोऑपरेटिव एक्ट बने 1904 के, ये भी मैं बात आपसे करूंगा। मगर आज मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक मेरा है वो है पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहते हैं ग्रास रूट गवर्नमेंट। मैं कहूं, क्या इसको मैं जनरली कहूं तो तृणमूल का मतलब होता है जड़, ग्रास रूट, तृण मतलब घास, तृणमूल लोकतंत्र। तृणमूल कांग्रेस नहीं है ना, लोकतंत्र। ग्रास रूट सबसे नीचे लेवल, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। ये विद्यार्थियों वास्तव में लोकतंत्र की पाठशाला है। लोकतंत्र पाठशाला कह दूं या प्रशिक्षण स्थली कह दूं, क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेनिंग स्कूल कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहा है ब्रांच ने, ब्रांच ने कहा ये लोकतंत्र की प्रशिक्षण स्थली है, जहां पर लोग, ट्रेनिंग सेंटर एक प्रकार का, लोग राजनीति सीखते हैं। और वास्तव में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। और लोगों के अंदर आज के टाइम में गांव का सरपंच बनना और एक एमएलए बनना, दोनों में आप कंपैरेटिवली देखें तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है वो सरपंच बनना, क्योंकि बाकी जगह पर कई फैक्टर्स काम करते हैं बड़े लेवल पर, मगर छोटे स्तर पर सबसे जरूरी होता है वो विश्वास होता है। और लोकतंत्र कंप्लीटली विश्वास पर टिकी हुई अवस्था है। जब तक जनता का विश्वास है तब तक डेमोक्रेसी है, और जिस दिन विश्वास उठ गया उस दिन आप समझ लीजिए कोई क्रेसी व्रेसी नहीं है, टोटल क्रेसिया, कुछ भी नहीं रहेगा। ये विश्वास पर टिकी, और सबसे जरूरत पड़ती है ज्यादा वो तृणमूल इस लेवल पर। ये लोकतंत्र की अच्छी पद्धति है, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की एक सच्ची पद्धति है, ऐसा नेहरू ने कहा। वास्तव में डेमोक्रेसी है
वो यहाँ है। इससे गांधी जैसे लोग ये मानते हैं कि देखो चल रही है लाइनें बीच काम करने, ग्रामीण स्वशासन को वास्तव में उन्होंने कहा ग्रामीण स्वराज। गांधी इसको ग्रामीण स्वराज्य, मैं पंचायती राज कह दूं या ग्रामीण स्वराज्य कह दूं। और आपको पता है गांधी जी कहा करते थे वास्तव में भारत की आत्मा कहीं रहती है तो वो कहां रहती है, ग्राम स्वराज। यदि भारत को आपको विकास करना है तो सबसे नीचे लेवल। अंबेडकर साहब ऐसा नहीं मानते, अंबेडकर साहब कहता है डेवलपमेंट ऊपर से होगा। गांधी कहते थे डेवलपमेंट सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर करना होगा। भारत की वास्तविक आत्मा है वो गांवों में निवास करती। और विद्यार्थियों, इस ग्राम पंचायतों को मैकटॉफ ने, खासतौर से एक विचारक हुए थे मैटकॉफ, नाम सुना, चार्ल्स मैटकॉफ जो हुए थे, इन्होंने लघु गणराज्य कहा। लघु यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसे पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला कह दें, इसे लोकतंत्र की सच्ची पद्धति कह दें, इसे ग्रामीण स्वराज कह दें, इसे लघु गणराज्य कह दें, या इसे तृणमूल लोकतंत्र कह दें, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कह दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, ये हिंदुस्तान का अपनी व्यवस्था है और हिंदुस्तान में ही डेवलप हुई। हमारा इनके साथ में प्राचीन काल से अनुभव रहा। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमारे वेदों के अंदर एक शब्द है खासतौर से, और वो शब्द है पंचायतन। एक शब्द आता है पंचायतन, पंच। ये शब्द कोई भौतिक शब्दावली से लिया हुआ शब्द नहीं है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शब्द नहीं है, यह वास्तव में आध्यात्मिक शब्द है। विश्वास, ऐसा व्यक्ति जो पंच परमेश्वर, यह वास्तव में कैसा शब्द है पंचायतन, आध्यात्मिक, विश्वास पर टिका। प्राचीन काल से हमारी यह व्यवस्था रही, हमारा अपना अनुभव रहा। अथर्ववेद के अंदर इस पंच गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, बौद्ध काल में ग्राम योजक कहा जाता था, मौर्य काल में ग्रामीक कहा जाता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे महाभारत का शांति पर्व पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे मनुस्मृति जो हमारे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कानून पर लिखी गई किताब है मनुस्मृति पढ़ लें, चाहे मैं आपको बता दूं कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लें, इनके अंदर विद्यार्थियों आपको ये देखने को मिलेगा हर जगह स्थानीय स्वशासन अपनी मैच्योरिटी की स्थिति में है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रहा है। परंतु मध्य काल में आते आते जब यहां पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई हिंदुस्तान के अंदर कई जगह पर, उस दौरान दक्षिण के अंदर यह खासतौर से बहुत ही अच्छी स्थिति में रहा। जैसे आप जानते हैं चोल काल जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण युग कहलाता है। सबसे अच्छी स्थिति में उर व्यवस्था, उर कहते थे गांव को, तो उर थे, उन उरों के मुखिया जो गांव होते थे, और गांव सबसे अच्छी स्थिति जो रही वो पंचायती राज का सबसे अच्छा डेवलपमेंट रहा वो चोल काल में रहा। खासतौर से साउथ में आप अच्छे जानते हैं वहां पर पंचायती राज व्यवस्था बहुत मैच्योरिटी की स्थिति। परंतु मध्य काल के अंदर मुस्लिम सत्ता यहाँ स्थापित होने के बाद में, मुस्लिम भी कौन, आप अच्छी बाहर से आए थे, थे, यहाँ आने के बाद वो यहाँ के होकर रह गए, तो फर्क होता है। एक तो देखिए हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ आए तो यहाँ के होकर नहीं रहे, वो यहाँ पर राज करने के लिए आए और यहाँ से चले। अगर मुस्लिम आए तो मुस्लिम यहाँ आने के बाद यहाँ के ही होकर रह गए, उन्होंने कभी भी वापस अपना मुंह उधर नहीं मोड़ा जिधर से वो आए थे। उनको केवल यहाँ व्यवस्था, यहाँ का यहाँ अपने आप में एडजस्ट हो गए, व्यवस्था को एडजस्ट कर दिया गया और यहीं चलते। इस मध्य काल के अंदर गांव का जो प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति था, गांव का प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति था, उसको कहते थे मुकद्दम। गांव के अंदर जो रेवेन्यू का काम करने वाला व्यक्ति था उसे कहते थे पटवारी। पटवारी का नाम बहुत अच्छी
होगा। मैं आपको एक सवाल देता हूं कि पटवारी मूलतः किस भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, आप कमेंट करोगे। तीसरा विद्यार्थियों यहाँ काम था वो था वाद विवाद के निपटारों का। वाद विवाद निपटारे का काम करने वाले जो व्यक्ति थे, निपटारे का काम करने वाले व्यक्ति थे, उसे ग्रामीण स्तर पर कहा जाता था चौधरी। यानी गांव में 3 प्रकार के खासतौर से लोग काम करते थे, प्रशासनिक अधिकारी काम करते थे। एक मुकद्दम जो प्रशासन चलाने का काम करता था, दूसरा रेवेन्यू से रिलेटेड काम करने वाला व्यक्ति पटवारी कहलाता था, और तीसरा विद्यार्थियों जो वाद विवाद निपटाने का काम करता था उसे चौधरी कहा जाता। आज भी चौधरी बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। पटवारी के बारे में तो ये कहा जाता है कि धरती पर पटवार ऊपर किरतार 2 ही बड़े हैं, इससे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा कोई ग्रामीण लेवल का अधिकारी है, गांव का सबसे बड़ा कोई अधिकारी है तो आज भी पटवारी को माना, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। और कोई तैयारी कर रहा है कमेंट जरूर करना। पटवारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ ये किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या होता है, पटवारी का मतलब क्या होता है, ये मैं इंतजार करूंगा स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये क्लास मैंने आपसे कहा है कि कंटिन्यू चलेगी, लंबी चलेगी, तो आपको अपने आप ये बातें समझ आती रहेगी और लास्ट तक मैं जवाब भी दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है आपका जवाब नहीं दूंगा। विद्यार्थियों, मध्यकाल के बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो रही, और अंग्रेजी काल के अंदर यहाँ पर एक डिक्टेटर आया जिसका नाम था, डिज़रायली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और उस समय एक डिक्टेटर आया था, नाम था लॉर्ड लिटन। 1876 के अंदर जब ये हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान आने के बाद में उन्होंने उन नीतियों को अपनाया जो हिंदुस्तानियों को कभी पसंद नहीं आई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इजराइल की सत्ता खत्म होने के बाद में वहां पर विद्यार्थियों 1880 के अंदर ब्रिटेन में सरकार बनी ग्लैडस्टन की, और जब ग्लैडस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो ग्लैडस्टन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में वायसराय बनकर आए एक व्यक्ति था जो भारत का उद्धारक कहलाता है, एक उदारवादी व्यक्ति, लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छी तरीके से आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड रिपन। जब लॉर्ड रिपन हिंदुस्तान आए तो उन्होंने सबसे पहले, आपको अच्छी तरीके से पता है, हंटर आयोग का गठन किया एजुकेशन पर। उन्होंने, उसी व्यक्ति ने फैक्ट्री कानून हिंदुस्तान में बनाया, फैक्ट्रियों के अंदर लोग कितना काम कर सकते हैं, कितने टाइम तक। आईसीएस की जो व्यवस्था आपको पता 19 साल कर दी गई थी, उस उम्र को वापस बढ़ाया गया, आईसीएस में सुधार किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता था, आपको पता है, उस कानून को वापस ले लिया गया। उसी व्यक्ति के काल में एक इल्बर्ट बिल आया, उसी ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्थित जनगणना कराई, और उसी व्यक्ति ने स्थानीय स्वशासन लेवल पर सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के लिए 1882 के अंदर मुकामी बोर्ड गठित किए। उस समय उसको कहा जाता था मुकामी बोर्ड या तालुका बोर्ड। ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ होती है। उस समय उसको क्या कहा जाता था, मुकामी बोर्ड या तालुका बोर्ड कहा जाता था, जो स्थानीय स्तर पर गठित किए गए। ये विद्यार्थियों स्थानीय स्वशासन का पिता कहलाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार स्थानीय स्तर के लोगों को उत्तरदायित्व सौंपे और मुकामी बोर्ड गठित किए, ताकि स्थानीय स्तर के लोग अपने बारे में फैसला खुद कर सके। और ये काम करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम लॉर्ड रिपन था, और ये भारत का उद्धारक कहलाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कई ऐसे वायसराय आए, जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लॉर्ड कर्जन जैसे लोग आए। उनका हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रकार की कोई विश्वास था ही नहीं। उनका तो एक ही काम था कि ताकत के बल पर आए हैं और ताकत के बल पर ही सत्ता बनी रही जा सकती है। इन्हें डिक्टेटरशिप के कॉन्सेप्ट पर काम करते थे। परंतु विद्यार्थियों, 1907 के अंदर एक भारत के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था हॉब हाउस कमीशन, TEH हॉब हाउस, TEH हॉब हाउस। ये रॉयल कमीशन था। रॉयल कमीशन का मतलब आप समझते हैं, शाही आयोग, जो एक ब्रिटेन के राजा द्वारा गठित किया गया, क्राउन द्वारा गठित किया गया आयोग था।
इसलिए इसको शाही आयोग कहते हैं। शाही आयोग गठित किया गया, इसका काम था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको विकेंद्रीकरण आयोग कहते हैं। 1907 के अंदर यह आयोग ने गठन किया गया। उसके बाद विद्यार्थियों, आपको पता है उस समय मिंटो हुआ करते थे हिंदुस्तान के वायसराय, और मिंटो ने 1909 के अधिनियम के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू नहीं की। और इसके बाद विद्यार्थियों 1915 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया, खासतौर से हिंदुस्तान में स्थानीय स्वशासन के डेवलपमेंट को लेकर काम किया गया, जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग कमेटी। 1915 लॉर्ड हार्डिंग समिति का गठन किया गया। इसने भी, लॉर्ड हार्डिंग समिति ने भी स्थानीय स्तर पर स्वशासन स्थापित करने की बात कही, उन्हें शक्तियां और उत्तरदायित्व देने की बात कही। लॉर्ड हार्डिंग के काल में यह हुआ। इन दोनों ही आयोगों के सामने हिंदुस्तान की तरफ से पक्ष रखने वाला व्यक्ति था उदारवादी व्यक्ति और रोनाल्डे के शिष्य महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन दोनों ही आयोगों के सामने, हॉब हाउस आयोग और लॉर्ड हार्डिंग समिति के सामने हिंदुस्तान का पक्ष रखा। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, मॉन्टफोर्ड सुधार के अंतर्गत अर्थात मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन के अंदर प्रांतों में जब उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया तो एक उत्तरदायी विषय के रूप हस्तांतरित विषय स्थापित कर दिया गया। अब हम अगला बात, यहाँ मैं इस थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ, यदि हम एक एक की यहाँ बात करेंगे तो अपन अपने इसको आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक हमें और कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, पंचायती राज अधिनियम कानून जो वो स्टेट के और राजस्थान का तो इतना बड़ा है कि हर चीज बहुत अच्छी, और यहाँ आपने बहुत अच्छी तरीके से गहराई से जानकारी होना बहुत जरूरी। किसी भी आपको बायस नहीं होना है, किसी आपको भ्रमित नहीं होना है, बहुत सिंपल बात आपको समझ। 1919 का अधिनियम जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम आया। तो मैं भारत शासन अधिनियम कह दूं ये, और इसका एक नाम है मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम। सेम्सफोर्ड उस समय हिंदुस्तान के वायसराय हुआ करते थे और भारत मंत्री या भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, वो मॉन्टेस्क्यू हुआ करते थे, इसलिए इसको मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं या मॉन्टफोर्ड व्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम लिख देना या मॉन्टफोर्ड सुधार लिख देना। 1919 दिसंबर 1919 के अंदर ये कानून बना और 1 अप्रैल 1921 को ये हिंदुस्तान में लागू हुआ। ये वास्तव में ये क्या है, शासन अधिनियम, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के लिए बनाए गए वो कानून है, वास्तव में ये संविधान है भारत का। आप ये समझें उस समय का संविधान है जो ये बनाया गया था। इसमें संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, आप अच्छी तरीके से जानता है, इसका 10 साल में रिव्यू होना था। मैं जब 1919 के अधिनियम और भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको हम इसके बारे में गहरी जानकारी देंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि यहाँ क्या है। ये वास्तव में 17 अगस्त 1917 की घोषणा के आधार पर, मॉन्टेस्क्यू घोषणा के आधार पर यहाँ व्यवस्था की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान में हम उत्तरदायी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान में पहली बार इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन की शुरुआत की गई। पहली बार हिंदुस्तान में उत्तरदायी शासन की शुरुआत कब की गई, मगर कहां पर उत्तरदायी शासन की, पूर्ण उत्तरदायी नहीं कह रहा हूं मैं, आंशिक। ये उत्तरदायित्व तो वास्तव में पूर्ण नहीं था, ये उत्तरदायित्व तो वास्तव में आंशिक। और इस व्यवस्था के द्वारा एक हमारे यहां पर सिस्टम डेवलप अस्तित्व में आया प्रांतों के अंदर, वो भी जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, द्वैध शासन या शासन का दोहरा स्वरूप, वह आर्की, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासन का दोहरा रूप या दोहरा शासन। ये ग्रीक शब्द द्वैध शासन। कहां पर द्वैध शासन स्थापित हुआ, सेंट्रल में नहीं, केंद्र में तो पूरी तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था रही, परंतु प्रांतों के अंदर यह द्वैध शासन प्रांतों में था।
आप कहोगे साहब द्वैध शासन का मतलब क्या, मैं तो ये नहीं, हमने तो द्वैध शासन बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से द्वैध शासन को पढ़ा है, अलग अलग तरीके से देखा है। यहाँ द्वैध शासन का मतलब क्या है, यहाँ मतलब ये है विद्यार्थियों कि प्रांतों को जो पावर दिए गए थे, उन प्रांतों के पावर को, शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक किया गया था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, और दूसरा किया गया था आरक्षित विषय। अब मेरी किसके, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर थे, उस समय केंद्र सरकार थी, कोई भारतीय यूनियन नहीं था। स्टेट प्रांतों को 50 सब्जेक्ट दिए गए, कहा गया कि ये 50 सब्जेक्ट है जिस पर प्रांत काम करें। इन 50 सब्जेक्ट, प्रांतों में कौन होता था, प्रांतों के अंदर गवर्नर होते थे, और प्रांतों के अंदर एक गवर्नर की कार्यकारिणी होती थी। इसके साथ प्रांतों में विधानमंडल अस्तित्व में आ गए थे, वहां पर विधानसभाएं अस्तित्व में आ गई थी। और यहां क्या किया गया कि प्रांतों के गवर्नर द्वारा यह किया गया, सिस्टम यह किया गया कि जो 28 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रांतों के पास हस्तांतरित विषय के रूप में रहेंगे, और 22 सब्जेक्ट ऐसे हैं तो आरक्षित विषय। आरक्षित का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिस पर निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर और उसकी काउंसिल को ही होगा, यानी जो प्रांतों का गवर्नर है और उसकी परिषद है, वो जो निर्णय लेगी वही मान्य होगा। उस पर जनता के प्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते। जबकि हस्तांतरित विषयों के जो मंत्री होते थे, वो मंत्री विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। विधान परिषदों का मतलब जो प्रांतों के अंदर विधान असेंबलीज काम कर रही थी, उस असेंबलीज के प्रति जो उत्तरदायी थे, उन मंत्रियों को कुछ विषय दिए गए। अब ये वास्तव में कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार का हिंदुस्तान के साथ धोखा था, पर मैं आपको बता दूं कि ये वास्तव में हिंदुस्तानियों को एक उत्तरदायित्व की तरफ ले जाने वाला एक सोपान था। वास्तव में ये ट्रेनिंग थी, वास्तव में आपका प्रारंभ था। शक्ति एकदम देने से शक्ति भ्रष्ट करती आदमी को, धीरे धीरे उनको सत्ता हस्तांतरण का एक तरीका था। उत्तरदायित्व देना है तो उत्तरदायित्व एकदम नहीं सौंपा जा सकता। तो यहाँ कुछ पावर ऐसे दिए गए प्रांतों में जो हस्तांतरित विषय, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एजुकेशन। एजुकेशन उन्होंने कहा आपके पास है। शिक्षा, शिक्षा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधान परिषद। ऐसा कैसा, मैं आपको जैसे बात बताऊं, स्वास्थ्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, जनता के प्रतिनिधियों उत्तरदायी होगा। दूसरा, जैसे राजस्व किसके प्रति उत्तरदायी होगा, खनिज, जो सब्जेक्ट रहेगा वो उसका मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था स्टेट का महत्वपूर्ण काम है, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, गवर्नर के प्रति, गवर्नर और उसकी काउंसिल। इसके अंदर ये हस्तांतरित विषय के रूप में एक विषय स्थापित किया गया, दिया गया, स्थानीय स्वशासन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज भी ये विषय प्रांतों के पास है। प्रांतों को पहली बार उस समय दिया गया, स्थानीय स्वशासन का जो मंत्री होगा वो विधान परिषदों के प्रति, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को यानी पंचायती राज को एक हस्तांतरित विषय के रूप में स्थापित किया गया, हस्तांतरित विषय बनाया गया, जिसका मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब यहां लोग आलोचना ये करते हैं कि ये तो सब खर्चे ही खर्चे हैं और ये इनकम इनकम है। ठीक है, मानता हूं, जब तक आपके पास पैसा नहीं है, तब तक ये व्यवस्था, जब आपका नियंत्रण इन पर है नहीं, तब तक ये विभाग चलाना आपके बस की बात नहीं है। परंतु एक बात, हम केवल नेगेटिव एनर्जी को ही लेकर चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा कहने का मतलब। यानी 1919 द्वैध शासन का मतलब समझ गए। द्वैध शासन का मतलब है प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों के मंत्री गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे और उसकी काउंसिल का उत्तरदायित्व होता था, और जबकि हस्तांतरित विषयों के मंत्री राज्यों की विधान परिषदों यानी जनता के प्रतिनिधि होते, उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंशिक उत्तरदायित्व, पूरा उत्तरदायित्व नहीं कह सकते, केवल हस्तांतरित विषयों में ही जनता का उत्तरदायित्व, इसलिए इसको मैंने कहा आंशिक उत्तरदायित्व, अगर उत्तरदायित्व की शुरुआत हुई।
विद्यार्थियों, ये कानून, ये व्यवस्था होने के बाद में सबसे पहले, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, 1919 के शासन अधिनियम के आने के साथ ही बंगाल में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पास कर दिया गया और बंगाल में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन शुरू, सबसे पहले बंगाल ने शुरू। बंगाल के बाद में यूपी, उसके बाद पंजाब, उसके बाद असम, धीरे 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 सभी जगह पर ये प्रांत, जो प्रांत थे, उन प्रांतों के अंदर स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में आया। परंतु इसके साथ रॉयल स्टेट को यह कहा गया, जो भारत में शाही राज्य थे, उनको कहा गया कि आप अपने हिसाब से स्थानीय स्वशासन स्थापित करना चाहे तो करिए। और विद्यार्थियों, इसमें एक प्रोग्रेसिव राजा थे हमारे यहाँ के, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को बीकानेर में स्थापित किया। ये बहुत खास बात थी हमारे राज्यों में, बंगाल और रॉयल स्टेट में। आप याद रखना चाहें राजस्थान में तो बीकानेर याद रखिए, जिन्होंने 19। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया और 1935 के अधिनियम के द्वारा भी विद्यार्थियों, मैं बता दूं, स्थानीय स्वशासन प्रांतों के पास ही रहा। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया, यानी सभी सब्जेक्ट, आरक्षित और हस्तांतरित विषय नहीं रखे गए। प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। और उसके बाद विद्यार्थियों, हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चला, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और 1946 के अंदर हिंदुस्तान कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के अंदर 4 प्रपोजल में एक प्रपोजल था अंतरिम सरकार के गठन का। मैं आगे डिस्कस जब करूंगा तब करूंगा। और उस प्रपोजल के अंदर अंतरिम सरकार जो है वो, हिंदुस्तान में एक अंतरिम सरकार 14 सदस्य सरकार बननी थी और उस सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। जब हिंदुस्तान के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो विद्यार्थियों, उसके साथ हिंदुस्तान के अंदर 1947 के अंदर यूपी, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के अंदर 1947 के अंदर पहला राज्य जिसने पंचायती राज अधिनियम पास किया, पहला पंचायती राज अधिनियम 1947 पास कौन करेंगे? प्रांत करेंगे। सब्जेक्ट किसका है? प्रांतों का है। इस पर नियंत्रण किसका है? प्रांतों का है। तो प्रांतों को पास करना था। सबसे पहले विद्यार्थियों, इस पर कानून बनाने वाला यूपी था और यूपी के बाद कानून बनाने वाला था वो था बिहार, सेकंड स्टेट था। 1947 के अंदर यूपी में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। आप यहाँ कई लोग भ्रमित हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि साहब हमने तो आज तक ये कहा था कि राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। देखिए, वो पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। उससे आपसे ये पूछे कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पंचायती राज अधिनियम बनाने वाला राज्य कौन सा था, तो यूपी है। और ये कहे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो है संविधान लागू होने के बाद, तो राजस्थान है। मैं आगे बात करूंगा आपसे, राजस्थान से कैसे सिस्टम शुरू हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, नहीं तो ये आपके गड़बड़ कर जाएगा। यूपी ने 1947 के अंदर, फिर बिहार ने कानून बना दिए। संविधान सभा अपना काम कर रही थी और उस संविधान सभा के अंदर विद्यार्थियों एक सदस्य थे जिसका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। आपने नाम सुना है? तो ये विद्यार्थियों, बजाज साहब जो थे गांधी जी के 5वें पुत्र थे, उस 5वें पुत्र के जवाई थे बजाज साहब के, जिनका नाम था श्रीमन नारायण, गुजरात के थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हिंदुस्तान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायतों के गठन का प्रस्ताव रखा जाए। और विद्यार्थियों, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 40, इनके प्रयासों से जोड़ा गया। परंतु इस आर्टिकल के सबसे कट्टर विरोधी थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अंबेडकर साहब पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वो कहता था ये एक प्रकार का ढकोसला है, तो आप स्थानीय लोगों को पकड़ा रहे हो, झुंझुना है, उनके पास कोई शक्ति पावर नहीं दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों आपको बता, और आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई राज्य को बाध्य नहीं करता कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं, ये राज्य की इच्छा पर है। ये राज्य का केवल कर्तव्य है कि वो पंचायतों का गठन करे, इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं था।
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यह व्यवस्था की गई। इसके साथ मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्वशासन जो सब्जेक्ट है, ये पावर है, ये पहले से ही राज्यों के पास है। और मैं बता दूं, ये भी विद्यार्थियों, स्थानीय स्वशासन विषय हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, किस अनुसूची की? 7वीं अनुसूची की सूची। कौन सी सूची? दूसरी सूची, जिसको राज्य सूची बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं राज्य सूची का हो, दूसरी सूची का हो सकता है। पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी। जो दूसरी सूची है, इस सूची का 5वां विषय है या 5वीं प्रविष्टि है स्थानीय स्वशासन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यदि इन चीजों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो विद्यार्थियों ये आपका काम कर पाएगा। यानी दो जगह, एक तो हमारे पंचायती राज मूल संविधान के अंदर, एक तो यह है ईपीएसपी के अंदर पंचायतों के गठन की बात है, आर्टिकल 40, और दूसरा 7वीं अनुसूची जो है उसके आर्टिकल 246 के अंदर जो 3 सूचियां हैं, उसके अंदर दूसरी सूची के 5वीं प्रविष्टि का नाम तो याद है ना? कम से कम मैं आपको एक बता दूं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, एक एक प्रविष्टि का नाम तो आप याद रखिए, नहीं तो विद्यार्थियों ये आपका ठीक तरीके से काम कर नहीं पाएगा। जैसे पहली है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है पब्लिक ऑर्डर, प्रांतों का। दूसरा काम है इसका पुलिस, सैनिक बलों को छोड़कर पुलिस। तीसरा काम है हाई कोर्ट के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, जजेज नहीं। चौथा इसकी सूची का सब्जेक्ट है वो है कारागार, और 5वां है वो है स्थानीय स्वशासन। यानी 5वां विषय स्थापित किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है, संविधान के अनुसार स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने का अधिकार है वो किसको दिया गया है? पूरी तरीके से राज्यों को, अनन्य रूप से, पूरी कंप्लीटली इस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को ही है, और किसी को भी इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारा लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने के बाद हमारा सबसे पहला काम था वो ये था, देश के अंदर व्यवस्था को चुनाव करवाना। स्थानीय आम चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद राज्यों के साथ साथ में राज्यों के भी चुनाव हुए। और इसके साथ साथ एक काम और, जो नेहरू जी का बहुत बड़ा विश्वास था, वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ग्राम पंचायतों का स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाए, ये भी काम करें। और उस समय दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही जोरों से चल रहा था, वो चल रहा था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन जैसे लोग जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने में लगे हुए थे। फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन बहुत बड़ी बड़ी आर्थिक सहायता उस समय दिया करते थे। अमेरिका और पूरा का पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो काम कर रहा था, उनको ऐसा लगता था कि वास्तव में व्यवहारवाद अपने आप में एक वो जादू की छड़ी है जो घुमाने पर सभी लोगों का राजनीतिकरण हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, राजनीतिक समझ पैदा हो जाएगी। ऐसा वो मतलब अपने आप में ऐसा समझते। जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1969 के अंदर जब 69 पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जब हुआ, उस समय डेविड स्टन जो बहुत बड़े व्यवहारवादी थे, उन्होंने व्यवहारवाद पर सवाल खड़े कर दिए और उत्तर व्यवहारवाद की कोशिश। मगर 1950 के अंदर सबसे बड़ा थॉट चल रहा था, वो चल रहा था विद्यार्थियों व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीतिक विज्ञान को अन्य विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाना चाहता है, भविष्यवाणी करने की कैपेसिटी पैदा करना चाहता है। जबकि आप जानते हैं ये मानव व्यवहार पर आधारित विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, इसमें भविष्यवाणी करने की कैपेसिटी नहीं पैदा कर सकते। इसको आप कंप्यूटर नहीं बना सकते, इसमें आप ऐसी बात नहीं कर सकते। केमिस्ट्री, आप इसकी केमिस्ट्री की तरह इसमें आप नहीं, ये मौसम विज्ञान हो सकता है मगर केमिस्ट्री नहीं हो सकती। हम संभावना जाहिर कर सकते हैं कि निम्न दाब का क्षेत्र है इसलिए बारिश हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। बार व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन हो सकता है ये कह सकते हैं, मगर वास्तव में होगा ऐसा कोई हम कहना हमारे बस की बात नहीं है। इसमें एक विद्यार्थी हिंदुस्तान के अंदर व्यवहारवादी थे, नाम था अल्बर्ट मेयर। नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर उस समय विद्यार्थी हिंदुस्तान के अंदर एक इटावा के अंदर अपना एक प्रोग्राम चला रहे थे, खासतौर से एक परियोजना चला रहे थे, प्रोग्राम चला रहे थे, इटावा परियोजना।
इटावा परियोजना में यह था कि इन्होंने ब्लॉक लोगों को अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच तो होते ही थे भाई, पंचायत समिति जिला परिषद ऐसा सिस्टम नहीं था। अगर सरपंच नीचे लेवल पे ग्राम के पंच तो होते ही थे, चौधरी होते ही थे। उन पंचों को राजनीतिक उन लोगों को नौकरशाही के साथ एडजस्ट करके व्यवस्था को चलाने का जो काम कर रहे थे, ये अल्बर्ट मेयर कर रहे थे। जब अल्बर्ट मेयर ये काम कर रहे थे तो नेहरू जी ने कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों से बात की। उसमें विद्यार्थियों एक थे डगलस असीमगर, नाम सुना है आपने तो, डगलस असीमगर। एक थे बाउल्स और एक थे विद्यार्थियों कार्ल टेलर। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, मैं आपको जनरली बता दूं, कार्ल टेलर। इन तीन लोग विशेषज्ञों को हिंदुस्तान बुलाया और नेहरू जी ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाए। विद्यार्थियों इसी परियोजना और इन लोगों के विचार और व्यवहारवादी सिस्टम से प्रभावित होकर हिंदुस्तान के अंदर एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक स्वतंत्रता के बाद पहली बार हिंदुस्तान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? जहां अल्बर्ट मेयर इटावा प्रोग्राम चला रहे थे, इटावा से शुरू किया गया। इटावा कहां है? यूपी। यूपी में कहां है? गोरखपुर में। और इटावा आप अच्छी तरीके से नहीं जानते, राजस्थान जीके कई लोग पढ़ते हैं या उनको पता है तो मैं आपको बता देता हूं, जहां कंबल नदी यमुना में मिलती है वो जगह इटावा है। और इटावा से ये प्रोग्राम शुरू किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और तारीख गांधी का सपना 2 अक्टूबर 1952 को यह व्यवस्था शुरू की गई। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौन क्रांति का बहुत बड़ा कदम। ये एक व्यवहारवादी प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। और इसके अंदर ब्लॉक लेवल पर बीडीओ नियुक्त किए गए, टीओ नियुक्त किए गए, डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किए गए, आपको पता है जो बीडीओ कहलाते हैं आजकल। और इनको यह काम दिया गया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको अपने साथ जोड़कर काम किया जाए। परंतु अंग्रेजी पढ़े हुए अंग्रेजी काल के अधिकारी उन्होंने जनता के स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। 1953 के अंदर विद्यार्थियों इसी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 2 अक्टूबर 1953। 2 अक्टूबर का बात कहने की बार बार जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2 अक्टूबर का क्या महत्व है। इस समय शुरू की गई और विद्यार्थियों इसकी जो आर्थिक सहायता मिल रही थी वो अमेरिका से मिल रही थी। और इन्हें सहायता देने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी थी वो फोर्ड फाउंडेशन था। इन्हें जितना भी पैसा मिल रहा था वो फोर्ड फाउंडेशन से मिल रहा था, क्योंकि पहले से मैंने आपको कहा परियोजनाएं विदेशी कंपनियों की सहायता से हमारे देश के अंदर ये योजना चल रही थी। अल्बर्ट मेयर इटावा परियोजना चला रहे थे और हमने इसी परियोजना की नकल है, ये आप समझ रहे हैं मेरी बात। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसका रूप है? इटावा परियोजना का एक रूप है। तो अल्बर्ट मेयर चला रहे थे, अमेरिकी एक व्यवहारवादी चला रहे थे, उसी को ही हमने आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की। विद्यार्थियों ये योजना चल ही रही थी और 19 दूसरे चुनाव हुए और चुनाव के बाद महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये दिमाग में विचार आया कि वास्तव में जिस प्रोग्राम को अपन चला रहे हैं, जो हम दूसरे देशों से सहायता लेकर हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिकरण के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो वास्तव में सफल हो रही है या नहीं हो रही है, इसको लिए क्या किया जाए। इसलिए विद्यार्थियों हिंदुस्तान के अंदर एक ग्रामोद्धार समिति या कार्यदल का गठन किया गया। और उसने क्या किया, इससे पहले एक जनरली मैं आपको बात बता दूं, याद रहे तो रख लेना, ये परियोजना करने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा समिति गठित की गई थी उसका नाम था के.एम. मुंशी, यानी के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा था कि ये योजना ऐसे शुरू, ये मौन क्रांति कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब 1957 से 57 से आते आते जनवरी में एक बहुत बड़ा बात अच्छी तरीके से बंबई स्टेट, उस समय गुजरात जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है आपको बता दूं, मगर भावनगर जो पड़ता है
मगर उस समय बंबई था। बंबई स्टेट के एक एमपी थे, लोकसभा में सदस्य थे, नाम था बलवंत राय मेहता। रॉयल स्टेट वहां के हराकर आए थे और बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था ग्रामोद्धार समिति। कह दूं मैं, समिति नहीं थी ये, वास्तव में कार्यदल था। ये वास्तव में एक प्रकार का ये था कि भाई आप इस बात का अध्ययन करें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस प्रकार से चल, इस व्यवस्था के, इसका गठन क्यों किया गया ग्रामोद्धार समिति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए कि वो कितना सफल है, किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है, वो किस प्रकार हिंदुस्तान में काम कर रहा है। इसके लिए ग्रामोद्धार समिति गठित की, जनवरी 1957 में गठित की गई। नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इस समिति के अध्यक्ष थे बहुत जरूरी आदमी है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के। अब तक विकेंद्रीकरण की बात कर रहा हूं मैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसा कहीं शब्द नहीं आया। ये पहली बार शब्द यूज बलवंत राय मेहता समिति ने किया। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय खाका जो तैयार किया वो इसने तैयार किया, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। गांधी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे और आप अच्छी तरीके से जानते हैं विद्यार्थियों, ये आदमी गुजरात का दूसरा मुख्यमंत्री भी था। आपको पता हो कामराज योजना के तहत जीवराज मेहता को वहां से त्यागपत्र देना पड़ा था, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री को। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता वो व्यक्ति है जो आपको जानकारी हो तो 19 सितंबर 1965 तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान ये अपनी पत्नी सहित शहीद हो गए। यानी एकमात्र मुख्यमंत्री जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जिब्राल्टर के अंदर खासतौर से ये एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान द्वारा इनके विमान को गिरा दिया गया और विद्यार्थियों कच्छ के अंदर ठाकुर जगह है एक जहां पर ये सभा को संबोधित करने जा रहे थे। 5 लोग थे, उसमें 4 थे, एक उनकी पत्नी थी और एक बलवंत राय मेहता साहब थे। और जब लड़ाकू विमान को जो चला रहा था उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी। ये हुआ ये था कि वो तुरंत के एक युवा थे और लड़ाकू विमान को लेकर, जब आप पता है मिलिट्री में सिस्टम है कि ऑर्डर को फॉलो करना है, सवाल करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। और जब वो विमान आकाश में उड़ रहा था, सी लेवल पर उड़ रहा था और लड़ाकू विमान लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो उन्हें ये निर्देश मिला कि आप जो इंडिया का विमान उड़ रहा है उसे उड़ा दिया जाए। उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब कि, क्योंकि उन्हें पता था कि वास्तव में ये सिविल विमान है और सिविल विमान एक नैतिक मॉडलिटी होती है कि आप नहीं गिराएं, परंतु विद्यार्थियों एक आप दुर्घटना माने या निर्देश था युद्ध के दौरान, जो भी जायज होगा पता नहीं। और बलवंत राय मेहता की सितंबर 1905 को युद्ध के दौरान डेथ हो गई। परंतु इन बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया, इस समिति ने जो अध्ययन किया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में उसने जो कुछ देखा समझा, उसके आधार पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने किस प्रकार का खाका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का तैयार करके पेश किया, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगली क्लास में। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों एक टाइम होता है, हम उस टाइम से ज्यादा तो मैं क्लास ले नहीं सकता, परंतु आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था मैंने आपसे अच्छी तरीके से कही है, ये स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। प्राचीन काल से ये हमारी मूल व्यवस्था है, इंडियन सिस्टम है कंप्लीटली, आपको समझने की जरूरत है। और विद्यार्थियों ये व्यवस्था मध्यकाल के अंदर ठीक अच्छी स्थिति में थी, अंग्रेजी काल के अंदर इसमें उतार चढ़ाव आए, मगर लॉर्ड रिफन इसके पिता कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1919 के अधिनियम द्वारा इसे एक प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, उसके तहत उसे एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और 1919 के अधिनियम के बाद सबसे पहले कानून बनाने वाला बंगाल स्टेट था और स्वतंत्रता के बाद यूपी। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। पंचायती राज अधिनियम जो का प्रावधान भारत के संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का है, वो आर्टिकल 40 में है और इसके साथ ये राज्य सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार अनन्य रूप से राज्यों को है, वो ही इस पर कानून बना सकती है।
संसद इस पर कोई कानून नहीं बना सकता। संविधान संशोधन अलग बात है, यहाँ मत आइएगा। संविधान संशोधन की बात मैं अगली क्लास में करूंगा, कैसे हुआ, क्या था, 9 भाग पहले, भाग 9 में पहले क्या था, अब क्या, ये बातें आगे करूंगा। उसके बाद विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के बाद भारत के इस पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और खासतौर से लोगों का राजनीतिकरण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। ये अमेरिकी व्यवहारवादी क्रांति से खासतौर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। अमेरिकी सहायता पर चलने वाला हमारे यहाँ पर प्रोग्राम था। इटावा यूपी से शुरू किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई और इसी के अध्ययन के लिए एक ग्रामोद्धार समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। और बलवंत राय मेहता की सिफारिशें क्या थी, ये हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।